हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। और हम यहाँ पे कर रहे हैं बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे आपके क्वेश्चन। किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, किस प्रकार से वो पूछे जाते हैं, कैसे उनको हमें रिवाइज करना है। और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं जो बढ़िया मजे से आप पढ़ रहे हैं। बीपीएससी 2005 में आए हुआ जैसे हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ क्वेश्चन है। दोबारा रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उनको पढ़िए, उनको रिवाइज करिए और अच्छे से पढ़ना किस प्रकार से ये चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको कि किस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस चीज का कि क्वेश्चन हमें पढ़ते सब हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन किस तरीके से पढ़ना, स्मार्ट स्टडी किस प्रकार से की जाती है, ये चीज पढ़। ठीक है ना। मानव के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अवशिष्ट पदार्थ कौन सा है? आप कहोगे नाइट्रोजिनस। ठीक है, नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है इसके? मानव की बात कर रहा है, यानी मुख्य पूछा है इसने। क्या पूछा है? देखो, मुख्य मेन जो है इसका अंदर कौन सा होता है मेनली। मानव जो है ना, मानव शरीर के अंदर अमीनो एसिड जब टूटते हैं, मानव के अंदर क्या टूटते हैं? अमीनो एसिड। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, अमीनो अम्ल जब टूटते हैं तो किस अवशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है? अमीनो अम्ल जब टूटेंगे तो हमारे शरीर के अंदर अमोनिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अमोनिया का निर्माण होता है। जो क्या है? क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है अमीनो एसिड। और जो प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन की छोटी इकाई क्या? अमीनो एसिड है। अमोनिया, अमीनो एसिड अमोनिया से, अमीनो एसिड से किसका निर्माण हुआ? अमोनिया का निर्माण। अमोनिया का निर्माण मान लो हो जाता है तो क्या होगा? अमोनिया के निर्माण से, अब अमोनिया एक क्या है? जहरीला पदार्थ है, बहुत हाईली टॉक्सिक है। हाईली टॉक्सिक यानी जहरीला पदार्थ है। इसका उत्सर्जन करना या किडनी खराब हो सकती है, तो इसीलिए हमारे शरीर के अंदर लीवर के द्वारा क्या किया जाता है? लीवर के द्वारा अमोनिया को, लीवर के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है। किसमें बदल दिया जाता है? यूरिया में बदल दिया जाता है ना। अमोनिया को किसमें बदल दिया जाता है? यूरिया में। और यूरिया का ही फिर क्या किया जाता है? उत्सर्जन किया जाता है। उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन किया जाता है। ठीक है, तो उत्सर्जित पदार्थ हमारे शरीर के अंदर कौन सा हो गया? अमोनिया। इसके अंदर भी क्या है? ये भी नाइट्रोजन वाला है, और ये भी क्या है? इसके अंदर भी नाइट्रोजन। यूरिया के अंदर भी नाइट्रोजन है, क्योंकि ये किससे बना हुआ है? ये नाइट्रोजन को बाहर निकालना है अमोनिया या यूरिया के रूप में। तो हमारा शरीर इसके द्वारा यूरिया को बाहर निकालता है, किडनी के द्वारा। और यूरिया किस में पाई जाती है? तो यूरिया पाई जाती है आपके किसके द्वारा बाहर निकाली जाती है? किडनी के द्वारा। इसका एक्सक्रीशन किया जाता है, इसका उत्सर्जन बाहर निकाले जाते हैं। तो किडनी के द्वारा मूत्र के साथ मिलाकर, इसको जल के साथ मिला देते हैं तो इसको मूत्र कह देते हैं, यूरिया के साथ। चलो, ठीक है ना। और मूत्र के अंदर आपको पता होना चाहिए 2.5% तक यूरिया पाई जाती है। 2.5% तक क्या पाई जाती है? यूरिया पाई जाती है। ठीक है, यूरिया कौन सा पदार्थ है? तो नाइट्रोजनीय पदार्थ है, अवशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, तो शरीर से बाहर निकालना ही निकालना है। ठीक है ना। किडनी यूरिया को बाहर निकालती है। मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? मुख्य उत्सर्जी अंग पूछ ले तब भी आपका आंसर किडनी रहता है, या गुर्दे या वृक्क बोल देते हैं। ठीक है, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत यानी लीवर के अंदर होता है। यूरिया साइकिल कहाँ चलता है? यूरिया साइकिल भी आपके लीवर के अंदर। यूरिया चक्कर कहाँ चलता है? तो यूरिया चक्कर भी लीवर में। यूरिया, अमोनिया को यूरिया में, लीवर, यूरिया साइकिल लीवर।
अमोनिया जहरीला पदार्थ है, अमोनिया से यूरिया बनेगा। यूरिया किससे निर्माण होता है शरीर में? अमोनिया से। यूरिया को बाहर निकाला जाता है किडनी या वृक्क के द्वारा। यूरिया को किसके बाहर द्वारा निकाला जाता है? किडनी या वृक्क के द्वारा। मूत्र में 2.5% यूरिया पाई जाती है। यानी जिसके द्वारा जिस पदार्थ का स्रावण होता है उसमें वही क्या पाया जाता है? उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। तो मानव के अंदर किसका हो रहा है? यूरिया का। तो आपको कह दिया जाता है मानव में यूरियोटेलिक उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है मानव। यूरियोटेलिक उत्सर्जन तंत्र इसमें पाया जाता है मानव। मानव के साथ आप याद रख लेना स्तनधारियों में, स्तनधारियों सभी में मेमाल्स के अंदर यूरियोटेलिक उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। ठीक है ना। अमोनिया, अमोनिया यानी अमोनिया का उत्सर्जन जो जीव करते हैं उनके अंदर कौन सा उत्सर्जन तंत्र है? एमोनियोटेलिक एक्सक्रीटरी सिस्टम उनके अंदर पाया जाता है। यानी अमोनिया जिसमें है अमोनियोटेलिक, यानी जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जैसे मानव यूरिया का उत्सर्जन करता है उसी प्रकार अमोनिया का उत्सर्जन जो जीव करते हैं अमोनियोटेलिक। अमोनियोटेलिक किसमें पाया जाता है? तो आपका रहेगा जलीय जीव में। जलीय जीवों के अंदर आप सीधा कह सकते हो मछलियों के अंदर कौन सा पाया जाता है? मछलियों में भी अमोनियोटेलिक, क्योंकि अमोनिया का उत्सर्जन करने के लिए बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। बहुत ज्यादा जल किसके पास है जी? बहुत ज्यादा जल जो है वो जलीय जीवों के पास है ना। यूरिक एसिड का जो उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक कहा जाता है। उनके अंदर कौन सा सिस्टम है? यूरिकोटेलिक एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी यूरिकोटेलिक उत्सर्जन तंत्र उनमें पाया जाता है। और यूरिकोटेलिक किसमें पाया जाता है? पक्षी वर्ग जो होते हैं, बर्ड जो हैं, ठीक है ना, पक्षी, वो किसका बहुत ही कम जल की आवश्यकता होती है, वो किसका उत्सर्जन करते हैं? पेस्ट के माध्यम से। यूरिन के माध्यम से नहीं, वो यूरिन पेस्ट में ही मिल जाता है उनका, उनके माध्यम से जो होता है ना, के माध्यम से यूरिक एसिड का उत्सर्जन कर देते हैं। यूरिकोटेलिक किसमें है? पक्षी वर्ग में, जलीय जीवों में अमोनियोटेलिक, स्तनधारियों में यूरियोटेलिक। ठीक है ना। तो तीनों उत्सर्जन तंत्र भी याद है कर लेना। दांतों, हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? दांत हो चाहे हड्डी, उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैल्शियम और फॉस्फोरस यानी कैल्शियम फॉस्फेट पाया। ठीक है ना। कहाँ क्वेश्चन आया देखो, बीपीएससी, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है उसमें। दांतें, हड्डियां जो है, दांत किससे बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट से। हड्डियां कैल्शियम फॉस्फेट से। किसकी कमी हो जाए? कैल्शियम फॉस्फेट की। क्यों कमजोर हो जाएंगे? हड्डियां व दांत। दांत हड्डियां कमजोर होने का कारण कैल्शियम फॉस्फेट की कमी होने भी हो सकता है। ठीक है ना। कैल्शियम फॉस्फेट। बड़ी कोशिका मानव शरीर की, यानी हमारे शरीर के अंदर लार्जेस्ट सेल जो है वो कौन? ठीक है ना। मानव शरीर की जब बात करते हैं, अगर बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो, और सबसे बाहरी कोशिका की, हेवीएस्ट बाहरी कोशिका की बात करें तो आपका पाया जाता है ऑस्ट्रिच एग, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा जो है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा जो है उसकी कोशिका सबसे भारी और है, लगभग 1400 ग्राम की होती है। ठीक है ना। सबसे बड़ी कोशिका यही मानी जाती है। सबसे बड़ा अंडा भी शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। न उड़ने वाला पक्षी भी शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा अंडा किसका है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। और इसकी सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होगी। छोटी की बात करें वो, तो छोटी आप बता देना माइकोप्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा का दूसरा नाम PPLO भी है। ठीक है। ठीक है।
प्लूरा, निमोनिया, लिंक ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर के अंदर निमोनिया भी फैलाने का काम करता है। सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा, इसकी सबसे छोटी होती है 0.3 माइक्रोन की, ठीक है, इतनी छोटी कोशिका होती है, सूक्ष्मदर्शी से देखी जा सकती। मानव में छोटी कौन सी है? मानव में छोटी की बात करें तो मानव में छोटी, तो मानव के अंदर छोटी तो शुक्राणु है आपका। मानव में छोटी कौन सी है? शुक्राणु, स्तंभ जो होता है ना शुक्राणु, वो है। मानव में बड़ी की बात करें, ओवम होता है आपका, अंडाणु होता है। क्या होता है? अंडाणु, ओवम अंडाणु होता है। अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका है मानव के अंदर, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। शुक्राणु क्या है तो आपको पता होना चाहिए, मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, यानी आप कह सकते हो नर जनन कोशिका है। ये नर जनन है कोशिका है, जो सबसे छोटी कोशिका है भैया, सबसे बड़ी कोशिका है तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव कोशिका है, यानी मादा जनन कोशिका है, मादा जनन कोशिका है, ठीक है, मादा जनन कोशिका है, जो सबसे बड़ी है, सबसे छोटी स्पर्म है। रक्त में सबसे छोटी बात करें, रक्त में छोटी बात करें, रक्त में छोटी की बात करें तो क्या है? आरबीसी है। रक्त में बड़ी की बात करें, रक्त में बड़ी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना। रक्त में बड़ी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी है, रक्त में छोटी की बात करें तो आरबीसी है। मानव में छोटी की बात करें तो शुक्राणु है, मानव में बड़ी की बात करें तो अंडाणु है, ठीक है। अंडाणु होता क्या है जी? मादा जनन कोशिका है जी। शुक्राणु क्या होता है जी? नरजनन कोशिका है जी। जब दोनों फर्टिलाइजेशन करते हैं तो एक नए जीव का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये बात तो है। सबसे बड़ी वैसे कोशिका पूछे पूरे संसार के अंदर तो शुक्राणु क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा है, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा है। सबसे लंबी की बात करें, सबसे लंबी की बात करें तो मानव के अंदर पाई जाती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। तंत्रिका तंत्र की कोशिका न्यूरॉन जिसे कहा जाता है, 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर बात करें सबसे बड़ी लाल रक्त कोशिका, अगर बड़ी की बात करें तो यहां पर भी हमारा आंसर क्या जाएगा? न्यूरॉन सेल जाएगा। क्या जाएगा? न्यूरॉन सेल जाएगा, यानी तंत्रिका तंत्र की कोशिका। और ये न्यूरॉन सेल किसका? ब्रेन, दिमाग का होता है। न्यूरोलॉजी इसके आधार पर स्टडी ऑफ ब्रेन को कहा जाता है। न्यूरॉन सबसे बड़ा होता है वो साइटिका होता है, और ये पैर के अंदर पाया जाता है, 1 मीटर तक लंबा हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? तंत्रिका तंत्र। श्वेत रक्त की सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है, उपकला कोशिका है। लाल रक्त कोशिका रक्त की छोटी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका भी तंत्रिका तंत्र की कोशिका, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी ये भी है। मानव शरीर की मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, यानी मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो कौन सी है? RRB 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी है, यानी मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाए? मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है तो आपका आंसर क्या रहेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे पूरी अंतःस्रावी तंत्र जो होता है ना, एंडोक्राइन सिस्टम, उस पर नियंत्रण करने का काम करता है, उस पर कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये करता है पीयूष ग्रंथि करती है। 10 से 11 हार्मोन इससे स्रावित होते हैं जो अलग अलग ग्रंथियों को अपने नियंत्रण में रखते हैं, और जो नियंत्रण में, जैसे क्लास में बच्चों को नियंत्रित करता है,
इसे मास्टर कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि हमारे शरीर में पीयूष ग्रंथि होती है, जो हमारे दिमाग में पाई जाती है। सबसे छोटी ग्रंथि है ये, देखो मास्टर का मतलब बड़ा होना जरूरी है, छोटी ग्रंथि सबसे छोटी 0.6 ग्राम वजन होता है, दिमाग में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? दिमाग। इस भाग से हाइपोथैलेमस भाग से जुड़ी होती है, हाइपोथैलेमस भाग से जुड़ी होती है, ठीक है ना। 3 भागों में बंटी होती है, अगर लोब, मध्य लोब, पश्च लोब, ठीक है ना। अगर भाग, पश्च भाग और मध्य भाग, 3 भागों से ये जुड़ी होती है, ठीक है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि से जुड़ी कौन सी ग्रंथि होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि। हाइपोथैलेमस को हेडमास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी मास्टर, पी मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? क्योंकि हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करता है और पीयूष ग्रंथि फिर सारी ग्रंथियों पर नियंत्रण करता है। तो हेडमास्टर ग्रंथि भी हाइपोथैलेमस है आपकी, ठीक है ना। कहाँ स्थित है? दिमाग के अंदर। तो ये बात याद रखना है, रख लोगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूषिका बोल देते हैं, पीयूष ग्रंथि जो है वो हमारे शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तब आपका आंसर थायराइड रहेगा। आपातकाल ग्रंथि किसे कहा जाता है? आपातकालीन ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर एड्रिनल रहेगा। मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को, पीनियल को मस्तिष्क की रेत कहा जाता है, मस्तिष्क की, सॉइल ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क की रेत कहा जाता है। तीसरी आंख भी इसको कह दिया जाता है, तीसरी आंख, ठीक है ना, बस आंख भी बोल दिया जाता है। तो ये हमारे ग्रंथियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारा सा मस्त सा, ठीक है ना। हमारे शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट बनते हैं? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भी लिम्फोसाइट है क्या। अगर ये आपको पता है लिम्फोसाइट, ठीक है ना, तो लिम्फोसाइट है WBC का प्रकार, ठीक है ना। यानी WBC 5 प्रकार के है, लिम्फोसाइट, इनोफिल्स, मोनोसाइट, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। उसमें क्या है कि लिम्फोसाइट है। और लिम्फोसाइट भी आपको ये पता होना चाहिए 2 प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ठीक है। WBC का निर्माण अगर पूछ ले तो आपका होता है रेड बोन मेरो के अंदर। ये क्वेश्चन निर्माण से बोन मेरो के अंदर का निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, ठीक है ना। लाल अस्थि में किसका? WBC का। तो लिम्फोसाइट का निर्माण भी कहाँ हो रहा है? वहां पे हो रहा है, निर्माण इसका वहीं हो। लेकिन बी लिम्फोसाइट तो यहाँ से मैच्योर होके निकलती है, क्या निकलती है? यहाँ से परिपक्व होके निकलती है। लेकिन टी लिम्फोसाइट इमेच्योर होके यहाँ से निकलती है, यानी अपरिपक्व निकलती है, ठीक है। तो WBC का निर्माण जहां होगा वहीं तो न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट सबका निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। अब ये जब टी लिम्फोसाइट इमेच्योर निकलती है तो आप कहोगे अपरिपक्व होकर निकलती है, और ये कहाँ जाती है? थाइमस ग्रंथि जो हमारी, थाइमस ग्रंथि जो हमारी है वहां पर ये मैच्योर होती है, जाके परिपक्व होती है। थाइमस ग्रीगो ट्रेनिंग सेंटर ऑफ WBC भी कहा जाता है, आपको पता हो तो, ठीक है। कुछ WBC जो मैच्योर थाइमस ग्रंथि में होती है, कुछ मैच्योर आपकी क्या होती है? लिम्फ नोड के अंदर भी इसका निर्माण होता है। किसके होती है? लिम्फ नोड जो होते हैं, लिम्फ नोड यानी आपके लसिका गांठ के द्वारा कुछ WBC को मैच्योर किया जाता है, गांठ के द्वारा इसका। लसिका गांठ को अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिया जाता है, और एक नाम दिया जाता है यहाँ पर आपको टॉन्सिल। क्या नाम दिया जाता है? लसिका गांठ को टॉन्सिल नाम दिया जाता है, ठीक है। तो लिम्फोसाइट करती क्या है? तो ये रोगों से बचाने का काम करती है आपका।
और इसका निर्माण भी कहाँ, लिम्फ नोड में भी होता है, थाइमस ग्रंथि भी इसको मैच्योर करने का काम करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यकृत में नहीं कह सकते, वृक्क में नहीं कह सकते, निर्माण में सहायक हैं दोनों, ठीक है। टॉन्सिल यानी लिम्फ नोड, गले के जो लिम्फ नोड होते हैं उनको टॉन्सिल कहा जाता है, तो आप कह सकते हो टॉन्सिल में इसका निर्माण होता है। थायराइड ग्रंथि में भी कोई निर्माण नहीं होता। क्वेश्चन है SSC 1992 का। मनुष्य की चमड़ी में सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है, बार बार बता दिया, सूर्य के प्रकाश से। यूवी रेज जो होती है सूर्य के प्रकाश, यानी उसके अंदर अल्ट्रावायलेट किरणें पाई जाती है। अल्ट्रावायलेट किरणें किस पे आके गिरती है, अल्ट्रावायलेट किरणें जब आकर गिरती है किस पे, चमड़ी पे, एडिपोस टिश्यू पे, उसमें 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल पे गिरती है। हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जब क्या है, इसमें बदल जाता है विटामिन डी के अंदर, बदल इसमें विटामिन डी के अंदर। BPSC के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन का उदाहरण नहीं है, यानी कौन सा प्रोटीन नहीं है, बाकी 3 तो प्रोटीन है और 1 प्रोटीन है नहीं है, कौन सा है, तीनों का पता होना चाहिए आपको प्रोटीन क्या। पेप्सिन प्रोटीन है जी, ट्रिप्सिन प्रोटीन है जी, ग्लोबिन प्रोटीन है जी, सेलुलोज क्या है जी, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है ये, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट यानी सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है। और किस प्रकार का, पॉलीसैकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है ये, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछे, बहुलक है ये, क्या है, पॉलीमर है एक, बहुलक है। और सेलुलोज बहुलक जो है ना, प्राकृतिक बहुलक है ये, क्या है, प्राकृतिक बहुलक है, नेचुरल पॉलीमर है। और सबसे ज्यादा विश्व या वर्ल्ड या ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो प्राकृतिक बहुलक पाया जाता है वो क्या है, सेलुलोज है। क्योंकि सेलुलोज जो है ये किसका निर्माण करता है, पादप कोशिका भित्ति का निर्माण करता है जी, प्लांट सेल वॉल का निर्माण करता है। और प्लांट शैवाल आपके फूल पाए जाते हैं, फूल सबसे ज्यादा शैवाल पाए जाते हैं धरती पे, तो उनकी सेल वॉल भी किससे बनी होती है, वो भी सेलुलोज से बनी होती है। इसलिए विश्व के अंदर सबसे ज्यादा सेलुलोज, कौन सा कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पाया जाता है, सेलुलोज। आपसे पूछ ले, जो रूमिनेंट है, जो चारा खाने वाले जानवर भोजन के रूप में किसका ज्यादा उपयोग करते हैं, सेलुलोज। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज, पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा प्राकृतिक बहुलक सेलुलोज है, क्या बहुलक है। किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है, बाकी तीनों के तीनों क्या है, प्रोटीन है। तो इसका आंसर सेलुलोज। किसकी पेशियों में स्वस्पंदन यानी कॉन्ट्रैक्शन किस में होता है, ठीक है ना, यानी कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन अपने आप कौन किस अंग की पेशियों में होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। संकुचन किस पेशियों में होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, किसमें एक गुण पाया जाता है, किसमें गुण पाया जाता है, हृदय में, वृक्क के अंदर, यकृत में, आंत में। CDS का क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, देखो UPSC लेती है, ठीक है। संकुचन पेशियां किस में पाई जाती है, संकुचित अपने आप संकुचन होना, शीतलन होना, ये काम किसका हो रहा है, आप बताइए। संकुचन शीतलन का काम वृक्क के अंदर होता है, नहीं होता जी। यकृत में होता है, नहीं होता जी। आंत में होता है, नहीं होता। ये काम किस में होता है, हार्ट के अंदर, ठीक है ना। अपने आप ये सिस्टोल होता है और अपने आप ये क्या होता है, डायस्टोल होता है। सिस्टोल डायस्टोल यानी शीतलन और संकुचन की क्रिया जो होती है वो किस में होती है, हार्ट की पेशियों में होती है। और वो कौन सी पेशियां हैं, तो आपका आंसर रहेगा कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल्स है, ठीक है। और इस मसल को क्या बोलेंगे हम, मायोजेनिक बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, मायोजेनिक। जो मायोजेनिक वो होती है जो दिमाग के कंट्रोल में नहीं होती, वो पेशियां मायोजेनिक मसल कौन सी है, जो दिमाग के कंट्रोल में नहीं होती, अपने आप अपने तरीके से काम करती है। तो मायोजेनिक नेचर का अंग हमारा हार्ट है, पेशियां कार्डियक मसल है, कौन सी मसल है, कार्डियक मसल। तो कार्डियोलॉजी हार्ट से संबंधित होता है, कार्डियोसाइट कोशिका हार्ट में पाई जाती है।
तो ये काम कौन कर रहा है? ये काम करवाने के लिए इसको एक चीज की जरूरत पड़ती है, मायोजेनिक, याद कर लेना, ठीक है। मायोजेनिक नेचर का एक ही अंग पाया जाता है जिसका नाम क्या है? का नाम क्या है? हार्ट। बाकी सारे न्यूरोजेनिक होते हैं। शरीर के बाकी हार्ट को छोड़ के क्या होते हैं? न्यूरोजेनिक होते हैं, यानी दिमाग के हिसाब से काम करते हैं, न्यूरोजेनिक होते हैं, ठीक है ना। अब इसकी एक बात और है, ये जो कार्डियक पेशियां हैं ये किसके द्वारा संचालित होती है? अभी संकुचन शीतलन तो करती है, लेकिन हार्ट के अंदर ही पाया जाता है, जिसको बोलते हैं SAN, जिसको मतलब हम क्या बोलेंगे? साइनोएट्रियो नोड, यानी गांठ सी पाई जाती है आपके हृदय के अंदर, और वो क्या है? साइनोएट्रियो नोड कहलाता है, जिसे नेचुरल पेस मेकर भी कहा जाता है। पेस मेकर का मतलब हृदय की गति बनाने वाला गति प्रेरक, ठीक है। अब ये जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है तो हृदय की मांसपेशियों तक जाती है, यानी हमारे हृदय के अंदर विद्युत आवेश पैदा होता है, और वो क्या, किसके माध्यम से? एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकल नोड, पुरकिंजे फाइबर, और आगे फिर क्या, पुरकिंजे फाइबर के द्वारा पूरे हार्ट के अंदर ये विद्युत आवेश फैल जाता है, और उसकी वजह से हृदय क्या करता है? हमारा संकुचन और शीतलन करने का काम करता है। तो ये एवी नोड को पेस सेटर कहा जाता है, ये भी याद रख लेना, पेस सेटर, ठीक है। पेस मेकर SAN, साइनोएट्रियो नोड को कहा जाता है। तो हार्ट बीट आपकी किसके कारण होती है? SAN, साइनोएट्रियो नोड के कारण होती है। और संकुचन वाली पेशियां जो है वो कहाँ पाई जाती है? स्व स्पंदन, ठीक है ना, वो हृदय में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका, पित्त कहाँ बनता है? पित्त यानी बाइल कहाँ बनता है? ठीक है, छोटी आंत में बनता है क्या जी? यकृत में बनता है क्या जी? कलोम में बनता है कि फेफड़ों में बनता है क्या? तो बाइल कहाँ बनता है? देखो, पहले बात तो बाइल बनता किससे? आपकी एक RBC होती है, वो डेड होने के बाद पलिया के माध्यम से हीमोग्लोबिन के हिम को अलग करके, इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन RBC में। और हीमोग्लोबिन का हिम जब अलग होता है, हिम, ठीक है, वहां से क्या बनता है? हिम से आपका बिलीरुबिन बनता है। कौन बनाता है? लीवर बनाता है, ठीक है। और बिलीरुबिन के साथ कुछ जल, सोल्ट वगैरह मिला के, कुछ सोल्ट हो गए, बिलीरुबिन हो गया, ठीक है, और कुछ जल हो गया, वाटर आपका जल, इनको मिला के उसको कहा जाता है बाइल जूस। और बाइल जूस का निर्माण भी किसके द्वारा होता है? फिर लीवर के द्वारा। और बाइल जूस फिर गैल ब्लैडर जो होता है ना आपका, पित्त की थैली जिसको बोल देते हो आप, पित्ताशय, पित्त की थैली या पित्ताशय बोल देते हो, उसमें संग्रहित हो जाता है। और ये छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के अंदर जाके क्या हो जाता है? पेट के साथ मिलता है। किसके साथ है? वसा। और वसा का पाइष्टीकरण करता है, यानी इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ ए फेट, वसा का पाइशीकरण करने का काम करता है, ठीक है ना। तो पीतरस कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। संग्रह कहाँ पे होता है? पित्ताशय में संग्रहित होता है। भोजन के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में जाके मिलता है। काम क्या करता है? वसा का पाइशीकरण करता है। तो कहाँ निर्माण होता है इसका? वसा का पाइशीकरण। पित्त कहाँ मिल बनता है? ये कहते पित्त कहाँ? भोजन से मिलता है, छोटी आंत में। अगर ये, ठीक है, दोनों क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या था? यकृत। व्यायाम के पश्चात कभी कभी, व्यायाम के पश्चात कभी कभी हमारी पेशियां जो है क्रैम्प आ जाते हैं। इसका कारण है, पेशियों में क्रैम्प यानी दरार सी आ जाती है आपके जिम करने के बाद। तो इसका क्या कारण आपके शरीर में हो सकता है? ठीक है, पायरुवेट का अल्कोहल में परिवर्तित होना, ठीक है, ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड में परिवर्तित होना,
ग्लूकोज का पायरुवेट में परिवर्तित नहीं होना, पायरुवेट का लैक्टिक एसिड जो है लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होना। देखो मैं एक बात बताता हूं आपको, ये आपकी कोशिका होती है और ये केंद्रक होता है और यहाँ पर एक पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जब आपके शरीर में ऑक्सीजन आपके शरीर में जाती है ना, तो वो कहाँ पहुंचती है? ऑक्सीजन पहुंचती है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। कहाँ पहुंचती है? कोशिका के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। ग्लूकोज आपके शरीर में जाता है, यानी ग्लूकोज आपको एनर्जी देने का काम करेगा। कोशिका में घुस गया, कोशिका का ये भाग है जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म है। जीव द्रव्य में जाते ही कोशिका ऑक्सीजन के बिना ग्लूकोज किस में बदल जाता है? तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। किसमें हो जाता है? पायरुवेट। एक ग्लूकोज के अणु से 2 पायरुवेट के अणु बनते हैं। ठीक है ना? कितने बनते हैं जीव द्रव्य में? पायरुवेट, बिना ऑक्सीजन के। ठीक है। जैसे ही पायरुवेट किस में जाता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका कहा जाता है हिंदी में। ठीक है ना? अब जब ये जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुसता है तो ऑक्सीजन के साथ पायरुवेट मिल जाता है और आपको एटीपी के रूप में एनर्जी देता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में आपको क्या देता है? ये ऊर्जा देता है। लेकिन क्या हुआ, जिम करते समय आप प्रॉपर सांस नहीं ले पाते, ब्रीदिंग नहीं कर पाते, या आपको उस समय बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और आपके शरीर में ग्लूकोज तो पड़ा है क्योंकि आपने ग्लूकोन डी वगैरह ले लिया होगा या जूसेस वगैरह ले लिए होंगे कोई, तो उसकी वजह से आपके शरीर में ग्लूकोज तो है लेकिन ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा पा रही है आपकी तक। माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया किस में तोड़ देता है? लैक्टिक एसिड में, क्योंकि एनर्जी फिर भी होती है, कम मिलती है, लेकिन पायरुवेट लैक्टिक एसिड में टूटेगा तब भी आपको होगा। ठीक है ना? तो पायरुवेट का लैक्टिक एसिड में बदल जाना ऑक्सीजन की कमी से क्या हो जाता है? हमें थकान महसूस करवाता है। जिनमें क्या है? थकान महसूस। ठीक है ना? तो ये चीज भी याद है। ठीक है। उसका कारण मैंने बता दिया आपको। ठीक है। कब आया था सीटेट? ठीक है ना? पेपर 2 के लिए 2012 में आया। आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके, यानी आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल या फूड पाइप बोल देते हो आप, या गैस्ट्रिक पाइप या गैस्ट्रिक डक्ट बोल देते हो, जिसे हम आहार नाल भोजन नलिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? भोजन नलिका। तो कौन सा भाग है आहार नाल का? कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त रस का ग्रहण करके इसे पित्ताशय में संग्रहित करता है? ठीक है। तो एक बात बताता हूं आपको, ये तो आपका यकृत है। ठीक है। इस प्रकार से एक नलिका निकलती है और इस प्रकार की एक नलिका यहाँ पे, और ये आपका पित्ताशय है। ठीक है। और ये आगे जाती है कॉमन बाइल डक्ट के नाम से। इधर एक आपका होता है अमाशय। ठीक है ना? इस प्रकार का अग्नाशय उसके साथ जुड़ के, और ये नली आपकी छोटी आंत के ड्यूडेनम में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? ड्यूडेनम यानी पक्वास्य भाग में मिल जाती है, छोटी आंत के। पित्तरस बनता यहाँ है, पित्तरस बनता यहाँ है। ठीक है। और इसके माध्यम से हैप्टिक बाइल डक्ट के माध्यम से किस में आ जाता है? ये हैप्टिक बाइल डक्ट की मदद से ये आ जाता है आपके पित्ताशय के अंदर, और पित्ताशय से निकलता है जब आप भोजन ले लेते हो अग्नाशय रस के साथ मिलकर, भोजन में ड्यूडेनम में जाके पित्तरस मिल जाता है। लेकिन इसने जो बात कही है वो कहीं भी सेट नहीं बैठ रही। क्या कह रहा है? पित्ताशय में संग्रहित हो जाता है। तो इसको कहना चाहिए जो यकृत से पित्तरस ग्रहण करके, पित्ताशय पित्तरस ग्रहण करके कहाँ भोजन के साथ मिलाता है, कहाँ भोजन के साथ मिलाता है। ठीक है। तो वो किस में? शुद्रांतर, अग्नाशय, अमाशय, कृषिका। ठीक है। देखो शूद्र आंतर, शूद्र का मतलब पहले क्या, छोटे लोगों को शूद्र कहा जाता था, जैसे सवर्ण कास्ट हो गए, शूद्र हो गए, वैश्य हो गए, क्षत्रिय हो गए। उस प्रकार शूद्र का मतलब होता है छोटा,
हिंदी में क्या होता है, छोटा, यानी शुद्रांतर, आंतर, शुद्र आंतर यानी छोटी आंत कह रहा है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो भोजन के साथ पीतरस कहाँ मिलता है, छोटी आंत। छोटी आंत का भी भाग पूछ ले, ग्रहणी या पक्वाशय, ग्रहणी या पक्वाशय, ग्रहणी ही बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं, ग्रहणी बोल देते हैं, ठीक है, और पक्वाशय बोल देते हैं। उसमें भोजन के साथ मिलता है और पेट का पायशीकरण करता है, वसा का पायशीकरण, ठीक है ना। कर्षिका भी नहीं होगा, माशय भी नहीं होगा, अग्नाशय भी, शुद्रांतरी सीटेट। हीमोग्लोबिन में धातु का अंश पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के अंदर, हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा अंश पाया जाता है, देखो हीमोग्लोबिन के अंदर धातु पाई जाती है, कौन सी धातु पाई जाती है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में आपको जिक्र कर करके थक गया हूं मैं, हीमोग्लोबिन में फेरस होता है, हीमोग्लोबिन में फेरस होता है, जो किसका रासायनिक नाम है, लोहे का रासायनिक। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, लोहा धातु होती है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है और जिसके कारण ऑक्सीजन का सेवन या ट्रांसपोर्टेशन होता है। वो कौन सी धातु है, फेरस यानी लोहा है, कौन सी है, लोहा है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु है, क्लियर हो गई बात। हीमोग्लोबिन आपको पता ही है होता क्या है, ये एक पिगमेंट होता है जिसे हम ब्लड पिगमेंट भी बोल देते हैं, रक्त वर्णक होता है, रक्त को रंग देने वाला। मैग्नीशियम धातु आपके क्लोरोफिल में पाई जाती है, याद रखना, क्लोरोफिल, पर्णहरित बोल देते हो आप जिसे, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन, खुद भोजन बनाते हैं पौधे, वो इसमें मैग्नीशियम। कैल्शियम कहाँ पाई जाती है, हड्डियों में पाई जाती है और दांतों में पाई जाती है। तो RRC हाजीपुर रेलवे के अंदर ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन। नेत्रदान के अंदर नेत्र का कौन सा भाग जो दान किया जाता है, ठीक है, जो ट्रांसप्लांट किया जाता है। ट्रांसप्लांट का मतलब क्या हो गया, क्या किया जाता है, बदला जाता है, ठीक है ना, वो दान करना चाहिए। नेत्रदान महादान माना गया, आप दान कर सकते हो, ठीक है। और आपके नेत्र पूरे के पूरे नहीं निकाले जाते, उसके अंदर एक भाग निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, आई जो होती है उसका एक भाग होता है वो निकाला जाता है। रेटिना नहीं निकाला जाता, आयरिस भी नहीं निकाला जाता, सिलरी बॉडी भी नहीं निकाली जाती, आपका क्या निकाला जाता है, कोर्निया निकाला। कोर्निया क्या होता है, ट्रांसप्लांट या पारदर्शी भाग होता है आपके आंख के आगे वाला भाग, ये भाग जो होता है वो कोर्निया होता है, ठीक है ना। ये दान कर दिया जाए, ये खराब हो जाता है तो दिखाई देना बंद हो जाता है, क्योंकि अपारदर्शी हो गया तो सामने से कुछ दिखाई नहीं, इसको ही दान किया जाता है। क्योंकि ये लगभग 40-35, आप कैसे 8-10 घंटे कह सकते हो इसे, 8-10 घंटे तक मरने के बाद भी ये सही रहता है, मानव के मरने के बाद भी ये सही रहता है। क्योंकि कोर्निया जो है ना, आप ऑक्सीजन जो सांस लेते हो ना उसकी ऑक्सीजन प्रयोग नहीं करता, कोर्निया जो है वो आपकी पर्यावरण की ऑक्सीजन प्रयोग करता है। इसलिए आंखों को टाइम से टाइम धोना चाहिए, इसे बोला जाता है, पानी के छापके लगाने चाहिए, ठंडे ठंडे छिंटे लगाने चाहिए। वो किसका कारण है, आंखें साफ हो, धूल न जमे, ताकि कोर्निया आपका ऑक्सीजन जो है वायुमंडल से ले सके। इसीलिए कोर्निया काफी समय तक क्या रहता है, जीवित रहता है आपके मरने के बाद भी, ठीक है ना। तो कोर्निया, क्योंकि ये ब्लड के टच में नहीं होता, ब्लड के टच में नहीं तो ऑक्सीजन कहां से ले पाएगा बेचारा। ये बात होगी, दान कोर्निया किया जाता है, पारदर्शी भाग होता है, आगे का भाग है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है आपके आई को, ठीक। आइरिस जो क्या है, आइरिस, आइरिस आपका रंगीन भाग है, कलर बॉडी रंगीन भाग है इसका आंख का। अब आपकी आंख काली है आइरिस के कारण, आपकी आंख भूरी है आइरिस के कारण,
काली भूरी। आंखों का रंग जो है ना, आपको पूछ ले आंखों का रंग किसकी वजह से होता है, आंख काली भूरी नीली, आंखों का रंग जो है वो किसकी वजह से है, आइरिस के कारण है। इसके अंदर मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेलानिन वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, जो करता क्या है, जो आपकी आंखों को रंग देता है। मेलानिन पिगमेंट ज्यादा है, आपकी आंखें ज्यादा डार्क होगी, काली होगी, और आपके अंदर मेलानिन पिगमेंट बहुत कम है तो आपकी आंखें भूरी होगी। ठीक है, और कम सफेद तक हो जाती है, और जितना मेलानिन पिगमेंट है उसके हिसाब से आंख का रंग होता है। आपने देखा होगा भी जो आदमी काले होते हैं उनकी आंखें ज्यादा काली होती है, जो आदमी भूरे होते हैं उनकी आंखें भूरी भूरी होती है, काबरी आंखें बोल देते हैं। आपने देखा है कभी भी, बहुत ही कम चांस है काले आदमी की आंखें काबरी हो या भूरी हो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेलानिन पिगमेंट जो हमारी त्वचा को रंग देता है वही हमारी आंखों को रंग देने का भी काम करता है। क्या करता है, आंखों। तो इसके कारण हम गोरे काले होते हैं, आंख भी हमारी भूरी काली किसके कारण होती है, मेलानिन पिगमेंट। कौन सा भाग है जो आंखों को रंग देता है, तो वो कौन सा भाग है, आइरिस। और आइरिस के अंदर पाया जाता है प्यूपिल्स। प्यूपिल्स यानी आपने कभी सुना होगा भी, डॉक्टर जब भी देखता है बंदा मर गया या जिंदा है तो आंखें खोल के देखता है, ऐसे फिल्मों में देखा होगा आप। वो क्या देखता है वहां, आपने देखा होगा भी, वो क्या देखता है आंखों के अंदर भी, जिंदा या मर गया आंखों से कहते कैसे पता चल जाता। तो आइरिस का भाग होता है प्यूपिल्स, ठीक है ना। प्यूपिल्स जो होता है वो डायलेट कर जाता है, यानी फैल जाता है मरने के बाद। उसके ऊपर सिलरी बॉडी का कोई भी कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि वो क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो आपकी आंखें का पुतली जो होती है ना, पुतली जो आइरिस के बीच में काली सी टिमकी नजर आती है, आपको काली सा एक बिंदु डॉट नजर आता है, वो प्यूपिल्स होता है। और मरने के बाद वो चौड़ा नजर आता है, पूरा चौड़ा बड़ा हो जाता है वो, ठीक है ना। तो आंखें खोल के डॉक्टर तब देखता है जिंदा या मर गया, उसका मतलब अगर आप मर गए तो आपकी आंखें क्या हो जाएगी, वो काला वाला भाग है ना, छोटा सा बिंदु, वो चौड़ा हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, रेटिना आपके दिमाग तक चित्तर पहुंचाता है, यानी फिल्म की तरह काम करता है, ठीक है। आपके आप देखते हो आंख में चित्र कहाँ बनता है, तो वो रेटिना पे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है, रेटिना किसपे बनता है, रेटिना। इसके ये क्वेश्चन हो, दान कॉर्निया किया जाता है, क्या किया जाता है, कॉर्निया। अगला क्वेश्चन है, एक रोगी नियमित रूप से यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, ठीक है ना, यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, उसका रोग इनमें से किससे संबंधित है, स्नायु से संबंधित है, हृदय से संबंधित है, मस्तिष्क से संबंधित है, किडनी से संबंधित, किससे संबंधित है, बताइए आप। न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। तो आपका रोग किससे संबंधित, देखो एक तो होता है यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एक होता है कार्डियोलॉजिस्ट, एक होता है नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक है। ये होते हैं, एक होता है न्यूरो, अगर उसको दिमाग की कोई प्रॉब्लम है ना, न्यूरो, न्यूरॉन से संबंधित तो मस्तिष्क यानी ब्रेन की कोई दिक्कत है, वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है, ठीक है ना। नेफ्रो किडनी की दिक्कत है तो किडनी वाला, या यूरोलॉजिस्ट यानी यूरिन में आपको कोई दिक्कत है तो यूरिन किससे संबंधित है, मूत्र यानी यूरिया, मूत्र किससे संबंधित है, किडनी के द्वारा निर्माण किया जाता है, तो वो किसका दिक्कत हो सकती है उसको, तो वो किडनी की दिक्कत हो सकती है यूरोलॉजिस्ट के। कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा तो उसको हृदय की दिक्कत होगी, समझ में आई बात, ठीक है। स्नायु नाड़ी संस्थान यानी नर्व सिस्टम को कहते हैं नाड़ी संस्थान। तो ये क्या है, स्नायु से संबंधित हो तो किसको पास जाना पड़ेगा, न्यूरोलॉजिस्ट के पास। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय मस्तिष्क यानी न्यूरोलॉजिस्ट के पास। और किडनी की दिक्कत हो तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाएगा, किसके पास है,
यानी आपको यूरिन में कोई दिक्कत है, मूत्र निर्माण में कोई दिक्कत वगैरह है तो यूरोलॉजिस्ट के पास। आरआरसी नॉर्थ जोन के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ, तो आंसर किडनी हो जाएगा। ह्यूमरस हड्डी जो होती है ना वो कहाँ पाई जाती है हमारे शरीर में? ह्यूमरस हड्डी आपके जांग में हड्डी होती है वो फीमर होती है। घुटने की हड्डी को पटेला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पटेला। ऊपरी भुजा, अगर भुजा के अंदर आपकी रेडियस और अल्ना हड्डी पाई जाती है, रेडियस एंड अल्ना। तो आंसर क्या बच गया? त्रिभुजा, यानी इसके अंदर है रेस हड्डी पाई जाती। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। घुटने की पूछे तो पटेला हो गया, जांग की पूछे फीमर हो गया, अगर भुजा की रेडियस और अल्ना, रेडियस अल्ना यहाँ पाई जाती है, यहाँ पे हेमरस पाई जाती है, आंखों में फ्लेंजिज बोल देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर कॉर्पस, ठीक है, यहाँ पे मेटाकॉर्पस, यहाँ कॉर्पस कलाई के अंदर, यहाँ पे रेडियस अल्ना, ठीक है, रिब्स हो गई आपके, यहाँ पे खोपड़ी में 29 हड्डी होती है, अलग अलग बातें। मानव भ्रूण के अंदर विकसित होता है, क्या विकसित होता है? मानव कहाँ विकसित होता है? मानव भ्रूण है एम्ब्रियो, ठीक है, वो जो है उसका डेवलपमेंट गेस्टेशन पे होता है। तब आपका आंसर क्या? डिंब ग्रंथि में। डिंब ग्रंथि का मतलब है अंडाशय, ठीक है, डिंब का बोला जाता है, डिंब का मतलब होता है एग, अंडा, ठीक है, और अंडे की ग्रंथि अंडाशय, ठीक है ना। ओवम बोल देते हैं इसको, क्या बोल देते हैं? ओवम। उसके अंदर विकसित होता है भ्रूण? नहीं जी। अंडाशय क्या करता है? अंडे का निर्माण करता है और उसका स्त्रावण करता है और कुछ हार्मोन का स्त्रावण करने का काम करता है। इसके अंदर भ्रूण विकसित नहीं हो। गर्भाशय, गर्भाशय को आप वोम भी बोलते हो, यानी बच्चादानी, या यूट्रस बोल देते हो, ठीक है ना, गर्भाशय। तो यूट्रस के अंदर बच्चा 9 महीने तक पलता है। कितने महीने तक है? तो उसका विकसित विकास, डेवलपमेंट जो होता है ना वो कहाँ होता है? गर्भाशय में। डिंब वाहिनी नली जो होती है, यानी जिसको फ्लोपियन ट्यूब बोला जाता है, क्या बोला जाता है? फ्लोपियन ट्यूब, या अंड वाहिनी भी बोल देते हैं उसको, क्या बोल देते हैं? अंड वाहिनी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भ्रूण का विकास नहीं होता, लेकिन फर्टिलाइजेशन, निषेचन इसके अंदर होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? क्वेश्चन पूछे तो डिंब वाहिनी, फ्लोपियन ट्यूब, अंड वाहिनी आपको नाम दिया जाए तो वहां पे होता है फ्लोपियन ट्यूब के। फ्लोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, यानी शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं ना उनको क्या बोला जाता है? निषेचन बोला जाता है। स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं, शुक्राणु और अंडाणु जो मिलते हैं उसको फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहा जाता है। तो वो निषेचन का होता है डिंब वाहिनी में होता है। कहाँ होता है? डिंब वाहिनी में होता है, फ्लोपियन ट्यूब में होता है। और 7 दिन के बाद जब अंडाणु शुक्राणु मिलेंगे तो एक कोशिका बनती है जिसको हम जायगोट बोलते हैं, और जायगोट 7 दिन के बाद गर्भाशय में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? 7 दिन के बाद गर्भाशय। यानी आज प्रेग्नेंट हुई महिला तो उसके 7वें दिन जो जायगोट है वो कहाँ पहुंच जाएगा? यूट्रस के अंदर पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? यूट्रस, यानी गर्भाशय में पहुंच जाएगा 7वें दिन, ठीक है। और 7वें दिन से लेकर 9 महीने तक, ठीक है ना, लेबर या आप कह सकते हो डिलीवरी तक, 9 महीने तक कहाँ पर रहेगा? गर्भाशय में उसका विकास। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप आसानी से दे सकते हो। फ्लोपियन ट्यूब क्या है, ठीक है, ये चीजें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र के अंदर जैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 160 क्वेश्चन हो गए अब तक। हमारे पास बहुत क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के करते रहेंगे, अच्छे से करेंगे। भागने में तो 2 दिन में हो जाते हैं, 3 दिन में हो जाते हैं, लेकिन अपन क्वेश्चन से क्वेश्चन किस प्रकार से सेट किया जाता है उस चीज को देखेंगे। तो करते रहिए इसी प्रकार से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।